गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने आरसीसी से रिलेटेड जो कोड था IS 456-2000 इससे रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख रहे थे। आज इन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर स्टील रेनफोर्सिंग रोड used in concrete beam A had to make it carry compression, B had to make it carry tension, C had to make it carry compression as well as tension, D है none of these। तो देखिए आरसीसी और पीसीसी में जो डिफरेंस होता है वो ओनली स्टील रेनफोर्समेंट का होता है, यानी पीसीसी का जो कंपोजिशन होता है वो होता है सीमेंट प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस कोस एग्रीगेट प्लस वाटर एंड एडमिक्सर भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। अगर आरसीसी की बात की जाए तो इसका कंपोजिशन होता है सीमेंट प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट प्लस वाटर एंड एडमिक्सर। इसमें जो एक्स्ट्रा होता है वो क्या होता है, स्टील रेनफोर्समेंट बार। और हम ऐसा क्यों करते हैं कि जो पीसीसी है, जब इसकी बीम का एनालिसिस हमने किया तो हमने देखा कि ये कंप्रेशन में तो स्ट्रॉन्ग है बट टेंशन में ये जल्दी फेल हो जाता है। तो इस वजह से हम क्या प्रोवाइड करवाते हैं, स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाते हैं ताकि वो जो कंक्रीट है उसके टेंसाइल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सके। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा बी, टू मेक इट कैरी टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू IS 456 द नंबर ऑफ ग्रेड्स ऑफ स्टैंडर्ड कंक्रीट मिक्स आर, A है 3, B है 5, C है 6, D है 7। तो जो कंक्रीट है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू IS 456। ऑर्डिनरी कंक्रीट, इसमें जो कंक्रीट ग्रेड आती है वो आती है M10, M15, M20। फिर आती है स्टैंडर्ड कंक्रीट ग्रेड, इसमें आएगा M25, M30, M35, 40, 45, 50 एंड 55। उसके बाद में आता है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, इसमें जो ग्रेड्स आती है वो आती है M60, 65, 70, 75 एंड लास्ट वन इज 80। तो इस तरीके से कंक्रीट को कंक्रीट ग्रेड के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड कंक्रीट मिक्स है, इसमें M25 से 50 तक है, 55 तक है। तो इसमें जो ग्रेड आ रही है वो आ रही है 7। अगर ऑर्डिनरी कंक्रीट की बात की जाए तो इसमें ग्रेड है 3, और अगर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की बात की जाए तो इसमें ग्रेड है 5। तो इस तरीके से इसका डिवीज़न है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कंक्रीट के लिए पूछा गया है तो इसकी कितनी ग्रेड है, 7 ग्रेड है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा D, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर विच ऑफ फॉलोइंग ग्रेड्स ऑर्डिनरी कंक्रीट इज नॉट यूज्ड। A है M10, B है M40, C है M20, D है M25। देखिए ये SSC JEE एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें देखिए जो कंक्रीट ग्रेड हमें गिवन है M10 है, M40 है, M20 एंड 25। अगर वैसा देखा जाए तो इसमें ऑर्डिनरी में ओनली M10 ही आ रहा है,
बट जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम के लिए कौन सा आंसर करेक्ट होगा, तो वो रहेगा M40। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा B M40। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर कंक्रीट वर्क इन सी वाटर द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट एज पर IS स्पेसिफिकेशन फॉर PCC एंड RCC आर रेस्पेक्टिवली। ए है M10, B है M20, ए में है M10 एंड M20, B है M20 एंड M30, C है M15 एंड M25, D है M25 एंड M40। तो जो IS कोड है उसके अकॉर्डिंग C एक्सपोज्ड है, इसका मतलब इसकी जो एक्सपोजर कंडीशन है वो है सेवर, और सेवर के लिए जो मिनिमम ग्रेड होती है, देखिए एक्सपोजर कंडीशन में माइल्ड, मॉडरेट, सेवर, वेरी सेवर, एक्सट्रीम। कंक्रीट ग्रेड अगर PCC की बात की जाए तो माइल्ड के लिए स्पेसिफाइड नहीं है, मॉडरेट के लिए M15 है, सेवर के लिए M20 है, वेरी सेवर के लिए भी M20 है एंड एक्सट्रीम के लिए M25 है। अगर RCC की बात करें तो RCC के लिए माइल्ड में आएगा, मिनिमम RCC के लिए हम जो कंक्रीट ग्रेड यूज़ करते हैं वो M20 यूज़ करते हैं, तो माइल्ड के लिए M20 रहेगा, मॉडरेट के लिए M25, M30, 35 एंड एक्सट्रीम के लिए M40। तो यहाँ पे देखिए हमें पूछा गया है कि जो सी वाटर है उसके लिए मिनिमम ग्रेड क्या होगा कंक्रीट का। तो सी वाटर है वो सेवर कंडीशन में आता है, और इसके लिए जो PCC और RCC की कंक्रीट ग्रेड आ रही है वो PCC के लिए M20 है, RCC के लिए M30 है। तो जो गिवन ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आंसर रहेगा B M20 एंड M30। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेड M20 हैज़ ए नॉमिनल मिक्स ऑफ, ए है 1:1:2, B है 1:1.5:3, C है 1:2:4, D है 1:3:6। जो IS है उसके अकॉर्डिंग M25 के लिए जो मिक्स है का जो रेशियो है वो है 1:2। M20 के लिए आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। M25 के लिए 1:1:2, M20 के लिए 1:1.5:3, M15 के लिए जो रेशियो आता है वो आता है 1:2:4, M10 के लिए 1:3:6। अगर M7.5 की बात की जाए तो 1:4:8, और M5 की बात की जाए तो इसके लिए आता है 1:5:10। तो ये आपको जो मिक्स का रेशियो है वो याद रखना है, जहाँ पे 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, सीमेंट के प्रपोर्शन को, ये वाला 1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है फाइन एग्रीगेट, एंड ये जो 2 है वो कोर्स एग्रीगेट। इस तरीके से ये रेशियो होता है। अगर इसमें बात की जाए तो 1 क्या है, सीमेंट, 2 फाइन एग्रीगेट एंड 4 कोर्स एग्रीगेट के कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा M20 के लिए। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है 1:1.5:3, यानी B ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंक्रीट इज, ए है गुड इन कंप्रेशन गुड इन टेंशन, B है गुड इन कंप्रेशन एंड वीक इन टेंशन, C है वीक इन कंप्रेशन एंड टेंशन, D है वीक इन कंप्रेशन एंड गुड इन टेंशन। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा कि जो कंक्रीट है वो क्या है, कंप्रेशन में तो गुड होती है बट टेंशन में वीक होती है।
और इसीलिए हम इसमें रेनफोर्समेंट बार प्रोवाइड करवाते हैं ताकि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को, कंक्रीट के टेंसाइल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सके। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा बी, गुड इन कंप्रेशन एंड वीक इन टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज M15 कंक्रीट इज यूज्ड फॉर, ए है डैम, बी है फाउंडेशन, सी है RCC एंड डी है मास कंक्रीटिंग वर्क। तो जो M15 को हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं फाउंडेशन के लिए, जो M20 है ये RCC के लिए मिनिमम कंक्रीट ग्रेड होता है, और जो M10 है इसको हम यूज़ करते हैं PCC के लिए। तो ये ध्यान रखना है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा बी, फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड ऑर्डिनरी कंक्रीट इज नॉट यूज्ड, ए है M10, बी है M40, सी है M20, डी है M25। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा बी, M40। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर IS 456/2000 द सल्फेट एंड क्लोराइड कंटेंट ऑफ वाटर फॉर मेकिंग कंक्रीट शुड नॉट बी मोर देन, ए है 200 and 400 ppm, बी है 400 and 200 ppm, सी है 2000 and 400 ppm, डी है 400 and 2000 ppm। तो इसके लिए हमने टेबल देखी थी जो IS कोड में गिवन है। ऑर्गेनिक मैटर के लिए जो मैक्सिमम लिमिट थी वो है 200 ppm, यानी किसी भी वाटर में ऑर्गेनिक मैटर है वो 200 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इनऑर्गेनिक की बात की जाए तो इसकी जो लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट, वो है 3000 ppm। क्लोराइड के लिए जो लिमिट है वो है 2000 ppm। सल्फेट के लिए 400 ppm एंड जो सस्पेंडेड मैटर है इसके लिए जो लिमिट है वो है 2000 ppm। यहाँ पे क्लोराइड का है, ये मैक्सिमम जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है। अगर RCC के लिए है तो ये मैक्सिमम 500 होता है फॉर RCC एंड PCC के लिए होता है 2000 ppm। तो यहाँ पे सल्फेट और क्लोराइड के लिए पूछा गया है, तो सल्फेट के लिए 400 एंड क्लोराइड के लिए 2000। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा डी, 400 एंड 2000 ppm। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट वेयर देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू फ्लो ऑफ कंक्रीट इज, ए है 10 mm, बी है 20 mm, सी है 40 mm, डी है 60 mm। तो IS कोड के अकॉर्डिंग जो जनरली हम कंक्रीट जो एग्रीगेट साइज हम यूज़ करते हैं एग्रीगेट साइज जनरली जो यूज़ की जाती है वो होती है 20 mm, और जहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है टू फ्लो ऑफ कंक्रीट उस केस में हम यूज़ करते हैं 40 mm। इसमें एक कंडीशन ये भी ध्यान रखनी है कि ये जो मैक्सिमम हम एग्रीगेट साइज हम यूज़ कर रहे हैं ये शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1/4 ऑफ मेंबर साइज, मेंबर थिकनेस। कोई भी मेंबर है कंक्रीट मेंबर, उसकी थिकनेस के 1/4 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए जो हम एग्रीगेट साइज कंसीडर कर रहे हैं। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा सी, 40 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन कंक्रीट सरफेस
exposed to seawater spray, then environmental exposure condition is A है severe, B है very severe, C है mild, D है moderate। तो जो एक्सपोजर कंडीशन है, देखिए IAS में जो IAS कोड है उसमें एक्सपोजर कंडीशन के अकॉर्डिंग मिनिमम सीमेंट कंटेंट, मिनिमम कंक्रीट ग्रेड, मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो एंड एक्सपोजर कंडीशन के अकॉर्डिंग ही इसका नॉमिनल कवर टू कंक्रीट मेंबर। ये सारे किस पे बेस्ड है? एक्सपोजर कंडीशन पे, कि कोई भी कंक्रीट मेंबर है उस वहाँ एक्सपोजर कंडीशन क्या है उसके बेसिस पे हम मिनिमम सीमेंट कंटेंट कंसीडर करते हैं, कंक्रीट ग्रेड क्या है, वाटर सीमेंट रेशियो हम मिनिमम क्या रखेंगे, और उसके अलावा नॉमिनल कवर क्या होगा किसी भी कंक्रीट मेंबर का, ये भी किस पे डिपेंड करता है कि वहाँ की एक्सपोजर कंडीशन क्या है। ठीक है, तो एक्सपोजर कंडीशन है वो 5 टाइप की होती है: माइल्ड, मॉडरेट, सेवर, वेरी सेवर एंड एक्सट्रीम। माइल्ड वो होती है जहाँ पे वेदर से प्रोटेक्ट किया हुआ हो, कंक्रीट मेंबर is protected against to weather और aggressive conditions। मॉडरेट में जहाँ पे वेदर से प्रोटेक्ट नहीं हो। सेवर कंडीशन वो होती है जब कंक्रीट मेंबर immersed in sea water or around the sea coast। वेरी सेवर कंडीशन वो होती है जहाँ पे कंक्रीट मेंबर exposed to sea water spray और एक्सट्रीम कंडीशन वो होती है जब कंक्रीट मेंबर है वो टाइडल जोन में हो। यहाँ पे दिया हुआ है कि सी वाटर स्प्रे हो रहा है कोई भी कंक्रीट मेंबर है, तो इस केस में जो एक्सपोजर कंडीशन है वो क्या रहेगी, तो ये रहेगी वेरी सेवर, यानी इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा बी, वेरी सेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉडुलस ऑफ रप्चर of concrete gives A है direct tensile strength of concrete, B है direct compressive strength of concrete, C है tensile strength of concrete under bending, D है characteristic strength of concrete। तो जो मॉडुलस ऑफ रप्चर है, मॉडुलस ऑफ रप्चर it is tensile strength of concrete under the bending। इसको रिप्रेजेंट करते हैं FCR से,
इसको हम फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करते हैं FCR से, और ये दी जाती है 0.7 √FC की, जिसका मतलब है कि जो मॉडुलस ऑफ रप्चर है या जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है कंक्रीट की, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, जो कंक्रीट की करेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। यानी जो फैक्टर्स करेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं वही क्या है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ या मॉडुलस ऑफ रप्चर को भी अफेक्ट करेंगे। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा C, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अंडर बेंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज इंक्रीजेज विद, ए है हायर वाटर सीमेंट रेशियो, बी है शॉर्टर क्यूरिंग टाइम, डी है लेसर वाइब्रेशन, एंड नेक्स्ट है इंक्रीज इन एज। तो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है कंक्रीट के लिए, पहले हम देखते हैं इसके लिए क्या वैल्यू रहती है, किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। इसी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। इसके लिए फॉर्मूला होता है 5000 √FC के, जहाँ पे FC के है करेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ये होता है IS 456 2000 के अकॉर्डिंग, और एक होता है 5700 √FC के, ये होता है 456 1987 के अकॉर्डिंग। ये होता है शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात की जाए, लॉन्ग टर्म का मतलब टाइम डिपेंडेंट कोई फैक्टर इसमें कंसिडर किया जाएगा, और जो टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है कंक्रीट में, वो एक तो होता है क्रीप, दूसरा होता है श्रिंकेज। तो इसमें क्या है, इनका इफेक्ट भी कंसिडर किया जाएगा। तो इस केस में EC से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो इसका फॉर्मूला होता है EC/1 + थीटा, जहाँ पे थीटा है क्रीप कोफिशेंट, और क्रीप कोफिशेंट की जो वैल्यूज़ होती है वो 7 डेज पे होती है, 2.2, 28 डेज के पर होती है इसकी वैल्यू 1.6, एंड आफ्टर 1 ईयर इसकी वैल्यू होती है 1.1। तो ये ध्यान रखना है, क्रीप कोफिशेंट है वो टाइम के क्रॉसपॉन्डिंग क्या है, डिक्रीज होता है। तो ये होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो इंक्रीज कब होगी। तो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो क्या है, कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल है। यानी अगर कोई भी फैक्टर जो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को चेंज करेगा वही क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को भी चेंज करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें हायर वाटर सीमेंट रेशियो। तो जब हम वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज करते हैं तो स्ट्रेंथ क्या है, डिक्रीज होती है। तो इसका मतलब है जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है कंक्रीट वो भी क्या है, डिक्रीज होगी। सेकंड इसमें है शॉर्टर क्यूरिंग टाइम। अगर क्यूरिंग टाइम पीरियड जो हम कंसिडर करते हैं अगर वो रिड्यूस कर दिया जाए तो उस केस में भी क्या है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ रिड्यूस होगी, यानी उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो भी रिड्यूस होगा। नेक्स्ट है लेसर वाइब्रेशन, यानी कि इसको कम्प्लीटली कॉम्पैक्ट नहीं किया गया है तो उस केस में भी क्या है, स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, और इस वजह से जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है कंक्रीट का वो भी रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है इसमें इंक्रीज इन एज। तो हमने इसका जो स्ट्रेंथ है कंक्रीट स्ट्रेंथ उसका एज के क्रॉसपॉन्डिंग जो वैल्यू आती है, एज के लिए अगर हम बात करें तो अगर यहाँ पे कोई क्यूब है जिसकी स्ट्रेंथ 1 Nm/mm² है तो वो आफ्टर 3 मंथ
इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 1.1 न्यूटन पर mm²। अगर आफ्टर 6 मंथ की बात की जाए तो इसकी वैल्यू आती है 1.15 न्यूटन पर mm²। अगर आफ्टर 1 ईयर के लिए बात की जाए तो इसकी वैल्यू आएगी 1.20 न्यूटन पर mm²। यानी जो इंक्रीजिंग फैक्टर होगा वो इस तरीके से होगा, 28 डेज पे 1, 3 मंथ पे 1.1, यानी 10% इंक्रीज हो जाती है। 6 मंथ पे 15% इंक्रीमेंट, एंड आफ्टर 1 ईयर जो इंक्रीमेंट आता है वो आता है 20% इंक्रीमेंट इन स्ट्रेंथ। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है कंक्रीट की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो भी इंक्रीज होगा। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा डी, इंक्रीज इन एज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्लेंडर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज लेस देन द क्यूब स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ ए है द डिफरेंस इन शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, बी है द डिफरेंस इन स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ स्पेसिमेन, सी है द फ्रिक्शन बिटवीन कंक्रीट स्पेसिमेन एंड स्टील प्लेट ऑफ टेस्टिंग मशीन, डी है नन ऑफ दीज। तो जो कंक्रीट स्ट्रेंथ आती है सिलेंडर के लिए और जो क्यूब स्ट्रेंथ आता है, देखिए जो सिलेंडर की स्ट्रेंथ है वो कम आती है एज़ कंपेयर टू क्यूब स्ट्रेंथ, और ये क्यूब स्ट्रेंथ का 85% होता है। और ये जो रिडक्शन आ रहा है ये क्यों आता है, इसका क्या रीज़न है? तो इसका रीज़न है कि जो कंक्रीट स्पेसिमेन है और जो स्टील प्लेट हम यूज़ कर रहे हैं उनके बीच में जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से ये वेरिएशन आता है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा सी, द फ्रिक्शन बिटवीन कंक्रीट स्पेसिमेन एंड स्टील प्लेट ऑफ टेस्टिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाई यील्ड डिफॉर्म बार हैव ए ऑप्शन है डेफिनेट यील्ड वैल्यू, बी है केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट फ्रॉम माइल्ड स्टील, सी है परसेंटेज एलोंगेशन लेस दैन दैट ऑफ माइल्ड स्टील, सी है परसेंटेज एलोंगेशन मोर दैन दैट ऑफ माइल्ड स्टील। तो जो HYSD बार होती है जिसकी फुल फॉर्म होती है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, और इसमें जो स्टील की ग्रेड आती है वो आती है Fe415, Fe500, और जो माइल्ड स्टील होती है इसके लिए जो ग्रेड होती है स्टील ग्रेड वो होती है Fe250। तो अगर इनके इलोंगेशन की बात की जाए तो हमने देखा था कि जो स्टील है उसकी प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है कि उसमें कंटेंट ऑफ कार्बन कितना है। जैसे जैसे कार्बन का परसेंटेज इंक्रीज करते हैं तो टेंसाइल स्ट्रेंथ और जो यील्ड स्ट्रेंथ है ये तो इंक्रीज होती है, बट जो इसकी डक्टिलिटी है, डक्टिलिटी ये रिड्यूस्ड हो जाती है। यहाँ पे देखिए अगर Fe250 की बात की जाए, Fe415 एंड Fe500, तो इसके लिए देखिए जो कार्बन कंटेंट है वो इंक्रीज होता है। कार्बन कंटेंट इंक्रीज हो रहा है यानी इनकी जो स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है या जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो रही है। जैसे अगर Fe250 की बात की जाए तो इसकी स्ट्रेंथ 250 है, इसकी 415 500, ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ आ रही है स्टील के लिए। और इनका जो डक्टिलिटी है वो डिक्रीज होगा
डक्टिलिटी डिक्रीज का मतलब उसमें जो परसेंटेज इलोंगेशन आएगा वो क्या है, रिड्यूस हो जाएगा। तो इनमें जो इलोंगेशन आता है वो 250 के लिए इलोंगेशन होता है अप्रोक्सीमेटली 23%, 415 के लिए 14.5% एंड जो 500 है इसके लिए 12%, ये इलोंगेशन होता है। तो यहाँ पे जो परसेंटेज इलोंगेशन की अगर बात की जाए तो जो हाई यील्ड डिफॉर्म बार है उनका इलोंगेशन क्या है, कम है एज़ कंपेयर टू माइल्ड स्टील। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा सी, परसेंटेज इलोंगेशन लेस देन दैट ऑफ माइल्ड स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेड ऑफ स्टील इज डिजाइंड एज Fe415 इफ ए है अपर यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील इज 415 MPa, बी है लोअर यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील इज 415 MPa, सी है द पार्शियली सेफ्टी फैक्टर इज 415, डी है द करेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ इज 415 MPa। तो जो जैसे हमने कंक्रीट में देखा था, कंक्रीट की जो ग्रेड आ रही थी M15, M20, तो यहाँ M रिप्रेजेंट कर रहा था मिक्स को, जो 15 और 20 यानी जो नंबर्स थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे करेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। सेम अगर स्टील के लिए बात की जाए तो स्टील के लिए जो Fe है वो रिप्रेजेंट करता है स्टील को, और जो 250, 415 और जो 500 है ये रिप्रेजेंट करते हैं करेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा डी, करेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ इज 415। तो यहाँ पे कोर्स से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा जो कुछ रह गया है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, एक हमने देखा था कि जो नॉमिनल कवर है कंक्रीट मेंबर के लिए, जो नॉमिनल कवर है वो एक्सपोजर कंडीशन पे डिपेंड कर रहा था, माइल्ड, मॉडरेट, सेवर, वेरी सेवर एंड एक्सट्रीम। और इसके लिए वैल्यू जो आ रही थी माइल्ड के लिए थी 20 mm, मॉडरेट के लिए 30 mm, सेवर के लिए 45 mm, वेरी सेवर के लिए 50 mm एंड एक्सट्रीम के लिए 75 mm। ये सब हम यूज़ कर रहे थे एक्सपोजर कंडीशन के बेसिस पे जो IS 456 2000 में स्पेसिफाइड है। इसके अलावा अगर हमसे पूछा जाए कि बीम, स्लैब, कॉलम, इनके लिए जो नॉमिनल कवर है उसकी वैल्यू क्या होती है, तो जो स्लैब के लिए मिनिमम नॉमिनल कवर होता है वो है 20 mm, बीम के लिए 25 mm, कॉलम के लिए 40 mm एंड फाउंडेशन के लिए 50 mm। तो ये ध्यान रखना है कि आपको एक्सपोजर कंडीशन के अकॉर्डिंग नॉमिनल कवर पूछा गया है या कोई कंपोनेंट गिवन है अपने को उसके अकॉर्डिंग पूछा गया है। तो अगर स्लैब की बात की जाए तो 20, बीम के लिए 25, कॉलम के लिए 40 एंड फाउंडेशन के लिए 50 mm। यहाँ पे देखिए जो नॉमिनल कवर है इसमें जो चेंज हो सकता है, क्या चेंज पॉसिबल है। जैसे हमने देखा था कि जो सीमेंट कंटेंट हम यूज कर रहे थे एक्सपोजर कंडीशन के बेसिस पे, उसमें हम चेंज कर सकते हैं। अगर एग्रीगेट साइज़ है वो अगर 10 mm हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम सीमेंट कंटेंट इंक्रीज़ कर देते हैं और वैल्यू क्या आती है +40 kg/m3 सीमेंट कंटेंट में जो चेंज आता है। और अगर 40 mm का
हम एग्रीगेट यूज़ करते हैं, मैक्सिमम साइज़ है जो एग्रीगेट की वो 40 mm है, तो इस केस में जो सीमेंट कंटेंट रिक्वायर्ड होगा वो कम रिक्वायर्ड होगा और जो रिड्यूस है वो -30 kg/m³ हम कर सकते हैं। इसी तरीके से जो नॉमिनल कवर है इसमें भी हम चेंज कर सकते हैं। तो इसमें जो वेरिएशन है वो +10 mm एंड माइनस में हम कोई भी वैल्यू इंक्रीज़ नहीं करेंगे, यानी 0 इंक्रीमेंट होगा। मतलब जो नॉमिनल कवर है ये मिनिमम कंडीशन है, इससे हम कम यूज़ नहीं करेंगे किसी भी एक्सपोजर कंडीशन के लिए, बट इंक्रीज़ हम कर सकते हैं, +10 mm हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं जो हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार है एंड जो माइल्ड स्टील है, इसके लिए जो ग्राफ आता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का वो किस तरीके से होता है वो देखते हैं हम। ये ग्राफ होता है माइल्ड स्टील के लिए यानी Fe250 के लिए, और अगर डिफॉर्म बार की बात की जाए यानी Fe415 एंड Fe500, तो इसके लिए देखिए जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। तो इनमें क्या है कि कोई भी अपर यील्ड पॉइंट है या लोअर यील्ड पॉइंट है, जैसे इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि ये अपर यील्ड पॉइंट है और यहाँ पर ये लोअर यील्ड पॉइंट है। ये हम इसमें ग्राफ में क्लियरली विजिबल है, बट अगर HYST के लिए बात की जाए तो इसमें क्या है कि जो अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट है वो स्पेसिफाइड नहीं होता है। तो इसके लिए जब हम स्ट्रेंथ लेते हैं वो लेते हैं 0.2% ऑफ प्रूफ स्ट्रेस या फिर 0.2% ऑफ यील्ड स्ट्रेस। इस पर हम इसकी स्ट्रेंथ को डिफ़ाइन करते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी इलोंगेशन परसेंटेज इलोंगेशन है वो 415 का माइल्ड स्टील के कंपैरिजन में कम होता है और 500 का है वो 415 एंड 250 दोनों के कंपैरिजन में कम होता है, और ये होता है कार्बन कंटेंट का परसेंटेज की वजह से। और कार्बन कंटेंट क्या है कि अगर इंक्रीज करते हैं तो स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, बट डक्टिलिटी रिड्यूस होती है। डक्टिलिटी रिड्यूस होती है, इसका मतलब उसका जो इलोंगेशन है, परसेंटेज इलोंगेशन है, वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो ये सारे डेटा है जो याद रखने हैं। आज हमने IAS कोड से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और जो भी इम्पोर्टेंट थ्योरी थी वो भी हमने इसमें कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम RCC स्ट्रक्चर है उसके डिज़ाइन के जो मेथड्स है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।